हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। पहले आप समझ लीजिए लमसम इन्वेस्टमेंट होता क्या है। दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक एसआईपी, जिसे एवरी मंथ आप कुछ कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहे होते हैं और आपका इंटरेस्ट उसमें ऐड हो रहा होता है, आपको जो रिटर्न मिल रहा होता है वो ऐड हो रहा होता है। और जब आपका वो टेन्योर खत्म हो जाता है, आप जो एसआईपी कर रहे हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मींस आप हर एक मंथ में कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं और वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता चला जा रहा है और उसके ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे ऐड होता चला जा रहा है। और जब आप इसे लंबे ड्यूरेशन तक करते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा सा कैपिटल जनरेट हो जाता है। ये हो गया सिस्टमेटिक डेवलपमेंट प्लान, एसआईपी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लमसम। लमसम का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास किसी भी, आप बिजनेसमैन हैं, आप के बोनस मिला है या आपके पास हैंडसम अमाउंट है। लेट्स से अगर 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए को अगर आप आज डिपॉजिट कर देते हैं और एक टेन्योर तक आप उसको डिपॉजिटेड रखते हैं मार्केट में और आप उसे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि आपको वो 1 लाख रुपए भी मिला था, और डाउन द लाइन कुछ समय के बाद जब आप उस अमाउंट को चेक करेंगे तो वो अमाउंट, जी हाँ, 4.5-5 करोड़ रुपए का हो गया होगा। आज ऐसे ही 3 फंड के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसका अमाउंट जो है वो 5 करोड़ का हो गया है और वो फंड सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए के लमसम इन्वेस्टमेंट से। और उस फंड के लिए आप, ये सारे के सारे फंड्स जो हैं वो एसबीआई के फंड्स हैं। तो अगर आपको लगता है कि डाउन द लाइन 10 साल 20 साल के बाद एसबीआई का बैंक बंद हो जाएगा, वो लोग शटर क्लोज कर देंगे और चले जाएंगे और आप और हम इसी तरह से नॉर्मल रह पाएंगे, तो आप इस चैनल को, इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसबीआई बंद नहीं हो सकता है। इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ को लेकर, इंडिया का बैकबोन है एसबीआई। और अगर आप एसबीआई में किसी भी फंड को, लमसम अमाउंट को डालते हैं ना, तो आप एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी को अपने लिए क्रिएट करेंगे। और अगर आप लंबे समय तक डालते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा सा रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग 3 ऐसे फंड्स के बारे में जानेंगे जिसने एक्चुअली हिस्टोरिकली बहुत मैसिव सा रिटर्न दिया है। नो मैटर, कोरोना गया अभी रिसेंटली, कोरोना से पहले भी उसका रिटर्न बहुत अच्छा था, कोरोना के बाद भी उस पर्टिकुलर फंड का रिटर्न बहुत अच्छा था, और आज के डेट में भी उस फंड में सबसे बेहतरीन रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि एसबीआई के इन तीनों फंड्स के बारे में आपको जानना चाहिए तो डेफिनेटली इसके आगे हम लोग इन तीनों फंड्स को इस चैनल पे डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस लिस्ट में सबसे पहले फंड की अगर हम लोग बात करें तो वो है हमारे पास एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान फंड। बेसिकली एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान फंड का स्टार्टिंग अगर हम लोग बात करें तो आज से 20-22 साल के ज़्यादा का रिकॉर्ड है। और बैक डेटेड डेटा जो होता है, अगर मान लीजिए किसी फंड ने 20-22 साल से ज़्यादा का परफॉर्मेंस दिखा दिया है ऑलरेडी, 22 साल एक बहुत बड़ा टेन्योर होता है, और अगर उस 22 साल के परफॉर्मेंस में इस फंड ने बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन सा रिटर्न अगर दिखाया है तो आप इसको सामने भी बिलीव कर सकते हैं। क्योंकि पीछे बीते हुए 20 साल में इतने बड़े बड़े क्रैशेस आए हैं ना, कोविड हो गया, लेमन्स ब्रदर हो गया, या फिर 2008 का बबल ब्लास्ट हो गया, सत्यम हो गया, या कुछ भी आप कह लीजिए, हर्षद मेहता हो गया, सारे के सारे जो एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान फंड। देखिए, 2 तरह के फंड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान फंड और एक होता है रेगुलर प्लान फंड। ठीक है, डायरेक्ट प्लान फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है एज कंपेयर टू रेगुलर प्लान फंड। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप डायरेक्ट प्लान फंड को चूज़ करें। डायरेक्ट प्लान फंड के ग्रोथ में एक्सपेंस रेशियो कम होता है और आपका जो छोटा सा ये मार्जिन है वो बहुत बड़ा सा डिफरेंस आज से कई साल के बाद दिखा देगा। इस फंड की अगर हम लोग बात करें तो इंसेप्शन से इस फंड ने 19% के आसपास का रिटर्न दिया है और फिनोमिनल सा रिटर्न है ये 19%। अगर इस फंड की कंप्लीट डिटेल के बारे में थोड़ा सा देखें ना, तो आज अगर आप देखेंगे इस फंड में एक महीने में 1.37, 6 मंथ में 19% के आसपास, 1 ईयर में 45% का। ऐसा नहीं कि रन है, मैसिव रन है तो बहुत ज़्यादा ही भाग रहा है ये फंड, 45% एक डिसेंट सा रिटर्न है। और यहीं पे अगर आप 3 साल के रिटर्न्स को देखेंगे ना तो 3 साल में इस फंड ने 28% का रिटर्न दिया है। और नेक्स्ट अगर 5 साल की बात करें तो 33% का एनुअलाइज्ड रिटर्न, मतलब हर एक साल
हर जैसे जैसे आपका फंड ग्रो हो रहा है वैसे वैसे हर एक साल कंटिन्यूसली 34% के आसपास का एनुअलाइज रिटर्न मिल रहा है। मींस नेक्स्ट ईयर जब आपका फंड नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा, मतलब ये देखिए एक्चुअली जो प्रिंसिपल और कंपाउंडिंग काम करता है वो डे बेसिस पे काम करता है। बहुत ही बेहतरीन सा एक सब्सक्राइबर ने जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि लेट्स से अगर हम लोग आज किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं 100 रुपीज़ और हमें एनुअलाइज 30% का रिटर्न मिलने वाला है। अगर हम लोग 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज का डेट हो गया 2 अक्टूबर, मार्केट को क्लोज होता है पर फिर भी 3 अक्टूबर को अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 30% का रिटर्न जो मिल रहा है, तो क्या ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, कंपाउंडिंग का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट आपका ऐड हो जाता है आपके प्रिंसिपल में, तो अगर ये 30% का रिटर्न मिल रहा है तो क्या ये नेक्स्ट 2 अक्टूबर को नेक्स्ट ईयर में 2024 को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2025 में जाके ये मेरा 30% ऐड हो जाएगा अब मेरे प्रिंसिपल में, क्योंकि कंपाउंडिंग में जैसे हम आपको समझाएं कि 100 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 30% का रिटर्न मिल रहा है तो नेक्स्ट टाइम आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 130 रुपीज़। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो इसका 30% इसमें ऐड हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं कि 30 रुपीज़ ही इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 130 का 30% की अगर हम लोग बात करें ना, तो 130 इंटू 30% की अगर हम लोग बात करें तो 39 रुपीज़ का आपके 39 रुपीज़ यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा नेक्स्ट ईयर में, जो आपको इसमें ऐड होगा और आपका कंप्लीट सम टोटल हो जाएगा 169 रुपीज़। तो आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट ईयर में आपका 100 रुपीज़ था, सेकेंड ईयर में 130 रुपीज़ था एंड नेक्स्ट ईयर में 169 रुपीज़ था। तो ये कंपाउंडिंग होता है जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि क्या ये मेरा कंपाउंडिंग एक साल के बाद रिफ्लेक्ट करेगा। 2 अक्टूबर को अगर हम इन्वेस्ट करेंगे 2024 में, तो क्या ये 30% 2 अक्टूबर 2025 में इन्वेस्ट करेगा? जी नहीं। कंपाउंडिंग जो होता है, सबसे अच्छी बात ये शेयर मार्केट की ये है कि कंपाउंडिंग आपका पर डे बेसिस पे काम करता है। पर डे बेसिस का मतलब हुआ, लेट्स से आपने अगर 100 रुपीज़ लगाया और आज अगर 100 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, एक कैलकुलेशन ले लेते हैं, 100 रुपीज़ अगर आपने इन्वेस्ट किया और सिर्फ एक सिंगल डे में आपको 1% का रिटर्न मिल गया, जो कि बहुत ज़्यादा होता है पर फिर भी चलिए 1% का आपको रिटर्न मिल जाता है, तो आपका जो अमाउंट होगा वो नेक्स्ट डे के लिए हो जाएगा 101 रुपीज़। सो नेक्स्ट डे अगर आपको 1% का रिटर्न मिलेगा ना, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी, देखिए 1% का रिटर्न यहाँ पे कितना होगा, ₹1, ठीक है, 100 का 1% हो जाएगा 1 रुपीज़। पर जब 101 का 1% आपको रिटर्न मिलेगा तो ये अमाउंट बन जाएगा 1.01 रुपीज़। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा सा नंबर है, पर बिलीव कीजिए, अगर किसी चीज़ को आप 1% पर डे बेसिस पे इंक्रीज कर रहे हैं ना, दैट नंबर इज गोइंग टू 3700 टाइम्स बाय एंड ऑफ 1 ईयर। इसका कैलकुलेशन है, ये कंपाउंडिंग का सबसे 8th वंडर इसको कहा गया है, और इसका 8th वंडर कहने का सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न था कि कंपाउंडिंग बहुत ही फिनोमिनल सा कॉन्सेप्ट है अपने में ही। खैर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज के डेट में 33% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है 5 ईयर्स के अंतराल में, और वहीं पे अगर आप एनुअल कर देंगे, मतलब इंसेप्शन से लेके, जो मीन्स समवेयर अराउंड आज से 15-20 साल पहले से, 20-22 साल पहले से, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 19% के आसपास का रिटर्न मिला है। अब इस 19% के रिटर्न को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर हो सकता है। अगर मान लीजिए हम 1 लाख रुपये आज से स्टार्टिंग से इसमें इन्वेस्ट कर दिए होते और मेरा अमाउंट 19% से ग्रो हो रहा होता, और 19% से अगर मेरा अमाउंट ग्रो हो रहा होता, सो फॉर एन एग्जाम्पल 18 पॉइंट समथिंग था, राइट, 18.75 कर देते हैं, और इसको अगर हम मतलब 25 ईयर्स तक किए होते या 26 ईयर्स तक किए होते, तो आप समझ रहे हैं आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता 87 लाख रुपीज़। 87 लाख रुपीज़ आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाता। अभी रुकिए, 2 फंड और है, 2 ऐसे फंड है, लास्ट वाला वो ऐसा फंड है जिसमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट करेगा 5 करोड़ रुपीज़ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 87 लाख रुपीज़ हो जा रहा है आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट। आप बोलेंगे कि 26 ईयर्स के बाद इन्फ्लेशन होगा, इसके भी कमेंट्स बहुत सारे मेरे पास आए हैं, इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन 19-20% के रेट से नहीं इंक्रीज होता है। आज के डेट में भी बहुत लोग हैं जो 8% का इंटरेस्ट लेते हैं और एफडी करवाते हैं। 8% सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं,
7% के आसपास, 7.0 और 7.01% पे आपका FD चल रहा है बॉस। और इन्फ्लेशन का रेट ऐसा नहीं है, 18-19% हर साल इन्फ्लेशन नहीं बढ़ सकता है। दैट इज अगेन, अगर हर साल 18-19% से इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंडिया का हाल वियतनाम जैसा हो जाएगा, इंडिया का हाल इंडोनेशिया जैसा हो जाएगा, विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी में इतना ह्यूज इन्फ्लेशन नहीं हो सकता है। इस बात को और एक बार समझिए कि इन्फ्लेशन अगर आप एडजस्ट भी करते हैं 187 लाख रुपीस में, तो आप इसको मतलब ऑलमोस्ट हाफ कर दीजिए। तो आज के डेट में भी अगर 40 लाख रुपीस भी आपका बच रहा है तो बहुत बड़ा रकम है। आज के डेट में भी वो रकम बहुत ज़्यादा है, और आपने बनाया कहाँ से था, 1 लाख रुपए से। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगा, जो अमाउंट आपको मिलेगा वो डायरेक्ट अमाउंट आपके पास रहेगा। आपका वो सारा अमाउंट जो होगा वो 1 लाख से ही बना होगा, तो ये सारे के सारे अमाउंट आपके अकाउंट में आएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। टैक्स वगैरह का भी कैलकुलेशन इसमें होता है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड फंड की तरफ। सेकेंड फंड है हमारे पास सबसे फिनोमिनल सा, SBI का मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट फंड। SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट फंड की अगर हम लोग बात करें ना, तो इस फंड ने इंसेप्शन से 21.51% के आसपास का रिटर्न दिया है, और ये भी एक फिनोमिनल सा रिटर्न है। 21% के आसपास का रिटर्न फिनोमिनल है, मैसिव है। कॉन्ट्रा फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, उसकी होल्डिंग के बारे में अगर थोड़ा सा हम आपको दिखा देना, थोड़ा सा, ये फंड 1 था, इसमें 110 शेयर्स हैं। इसकी होल्डिंग्स आप जाके चेक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे। हम इसके होल्डिंग्स को डिटेल में भी बता सकते हैं, पर दैट विल टेक मोर टाइम। HDFC, निफ्टी बैंक, गेल इंडिया, तो एक बड़ा सा पोर्टफोलियो है। अब यहाँ पे आते हैं SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट फंड की अगर हम लोग बात करें ना, ये सेकेंड फंड है हमारे लिस्ट में, टॉप 3 फंड्स में से दिस इज सेकेंड फंड। ठीक है, हम इसको ये जो टाइम स्टैम्प है ना, उस फंड का टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन में रखने की कोशिश करेंगे, पर ये सेकेंड फंड है हमारा। और अगर आप देखेंगे ना, तो ये एनुअलाइज रिटर्न, मतलब इंसेप्शन से लेके आज तक का एनुअलाइज रिटर्न इस फंड ने अगर जो दिया है वो मतलब मैसिव सा है। इस फंड में भी ऑलमोस्ट 15-16 साल, 18 साल से ज़्यादा का रिटर्न है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं 21.5% के आसपास का रिटर्न है, एनुअलाइज्ड रिटर्न है। और इसका अगर पोर्टफोलियो को आप देखेंगे तो इसमें 73 शेयर्स हैं। 73 शेयर्स जो होते हैं, ये एज नेम सजेस्ट, दिस इज SBI मैग्नम मिड कैप फंड। इसमें से टॉप मिड कैप कंपनीज के 73 शेयर्स को पिक किया जाता है। अगर मान लीजिए वो कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही हैं, टॉप 700 कंपनी 73 कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो उन कंपनीज को रिमूव करके नई कंपनी को ऐड कर दिया जाएगा इसी लिस्ट में। और ये करते कौन है, ये फंड मैनेजर करते हैं। इस पर्टिकुलर फंड के फंड मैनेजर्स होते हैं। ये यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। ये फंड मैनेजर हैं जो भावीन वितलानी, ये फंड मैनेजर है। एंड सेकेंड फंड मैनेजर है हमारे प्रदीप केसावन। तो ये दोनों फंड मैनेजर्स का ये बहुत बड़ा रोल होता है कि किसी भी फंड में अगर वो एक लेट्स से मिड कैप फंड है और मिड कैप फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो कोई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो दे आर गोइंग टू जस्ट रिमूव दोज कंपनी एंड ऐड न्यू कंपनीज, एंड रीबैलेंसिंग का टेंशन आपको नहीं होता है। यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप थोड़ा सा पैसा तो एक्स्ट्रा पे कर रहे होते हैं, पर आपको खुद से रीबैलेंसिंग नहीं करना पड़ता है, आपको खुद से शेयर्स को चेंज या अलॉट या डिफरेंट मूव नहीं करना पड़ता। ये सारे की सारी चीज़ें फंड मैनेजर कर रहे होते हैं। तो 73 शेयर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें से अगर टॉप 8-9 शेयर्स की हम लोग बात करें तो वो कुछ इस तरह से हैं। टोरेंट पावर, उसके बाद सनड्रम फाइनेंस, सिसिल लिमिटेड, वोल्टास, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, कोरोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड, और ये L&T टेक्नोलॉजीज, थर्मैक्स एंड AIA इंजीनियरिंग। ये सारे के सारे इसके टॉप फंड्स हैं। इसके आप सेक्टर्स देख सकते हैं, सारे के सारे सेक्टर्स में भी डाइवर्सिफाइड है। देखिए, फंड वही लीजिए जो सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन हो, क्योंकि आने वाले टाइम में आज से 20 साल 15 साल के बाद आपको नहीं पता है कि कौन सा सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम में करने वाला है। पर जब आपने फंड चूज़ कर लिया है ना, एक मिड कैप स्मॉल कैप अगर आपने फंड चूज़ कर लिया है, तो इतना आप समझ के चलिए कि वो आपको एक मैसिव सा रिटर्न देगा, और उस मैसिव से रिटर्न से आप बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे।
तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग फंड की बात करें तो इक्विटी में 94% के आसपास डिप्लॉयड है, कैश 5.4% कैश के साथ दे आर सिटिंग इन 0.5 डेप्ट में इन्होंने दे रखा है। ठीक है, सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, मेटल एंड माइनिंग एंड कंज्यूमर डायरेक्टरीज भी इसमें इन्वॉल्व है। थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम लोग फंड की बात करने जा रहे हैं, वो है SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड। ये हमारा थर्ड फंड है। उससे पहले SBI मैग्नम मिड कैप फंड को थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना तो 1 लाख रुपए का अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड आई एम जस्ट टेकिंग दिस फॉर 26 ईयर्स, और यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन था 1.53। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए आपका कन्वर्ट हो गया है किसमें, 1.59 करोड़ में, मीन्स 1.6 करोड़ रुपीज़ में। तो 1.60 करोड़ में आपका फंड्स जो है वो ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक है, 1.60 करोड़ में आपका फंड्स ट्रांसफ़र हो गया है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपने 1 लाख रुपए सिर्फ इन्वेस्ट किया था और वहाँ से ऑलमोस्ट 1.6 करोड़ रुपीस बन गया। थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो लिस्ट में है वो है SBI का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। SBI के स्मॉल फंड कैप डायरेक्ट ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो इसने भी बहुत मैसिव सा रिटर्न दिया है। इंसेप्शन से 27.02% के आसपास का रिटर्न है, जो आपके 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को 5 करोड़ रुपए तक बदलने की पोटेंशियल रखता है। कैसे रखता है, क्या कुछ है इस फंड का एक्सपेंस रेशियो, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले इस फंड्स के कंप्लीट नाम को समझ लीजिए, और ये इसी नाम से आप अपने डीमेट अकाउंट में इस फंड को सर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगा, SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें अगर आप लगाते हैं तो 27% के साथ आपका पैसा एनुअलाइज्ड रिटर्न दे रहा होगा, और ऑल टाइम में आप एक बहुत अच्छा सा रिटर्न बना पाएंगे। ये जो टेन्योर है ना, ये 26 ईयर्स का है। मतलब आप अपनी चॉइस अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, पर आज की डेट में 27% का एनुअलाइज्ड रिटर्न इज़ लाइक फिनोमिनल। और वहीं पे 5 साल के देखें तो 30% का, 3 साल का देखें तो 24% का, 1 साल में देखें तो 41% का एनुअलाइज्ड रिटर्न है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके पोर्टफोलियो को देख लेना, इसके होल्डिंग्स को देख लें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि होल्डिंग्स इसमें 56 होल्डिंग्स है सिर्फ और सिर्फ, और उसी 56 होल्डिंग्स में ये कंप्लीट चल रहा है। इसमें ज़्यादातर शेयर्स स्मॉल कैप्स होते हैं। स्मॉल कैप में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पास स्मॉल फंड में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उनके पास एक्सपैंड करने के लिए स्काई इज़ द लिमिट वाला सीन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी जो है 93.01% के आसपास है, और 6.9% जो है कैश सेगमेंट में है, सर्विसेज 18.9% है, फाइनेंशियल 14%, कंज्यूमर डायरेक्टरीज, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर स्टेप्स, कंस्ट्रक्शन, केमिकल एंड अदर्स, ये सारे के सारे इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन है, जो कि बहुत ही फिनोमिनल है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, और इसके अगर हम लोग एक्सपेंस रेशियो की बात करें, जो अभी तक हम लोगों ने बाकी की तो नहीं किया है, पर एक्सपेंस रेशियो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। आई थिंक 0.363% के आसपास का है, जो कि बहुत ज़्यादा है नहीं। तो अगर आप इसके लमसम को कैलकुलेट करेंगे ना, इसमें आपको इंसेप्शन से कितना मिला है, इंसेप्शन से ऑलमोस्ट 27% था, आई गेस 27.03। तो अगर आप यही 27% कर देंगे, अपने रिटर्न को 27% कर देते हैं, तो 27% अगर आप इसके रिटर्न अपने रिटर्न को कर देते हैं ना, और इसमें लेट्स से आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब इस अमाउंट को आप एटलीस्ट 26 ईयर्स तक लेके जाते हैं, तो आपको दिखेगा कि कैसे ये आपका 1 लाख रुपीज़ ऑलमोस्ट कन्वर्टेड टू 5.2 करोड़ 5.2 करोड़ रुपीज़ में कन्वर्ट हो रहा है। जी हाँ, इसमें इन्फ्लेशन भी है, पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी तो देखिए, आपने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। अगर इन्फ्लेशन है तो 1 लाख रुपए से ऑलमोस्ट 550 गुना, मतलब 520 गुना आपका फंड मल्टीप्लाई हुआ है। और ऐसा कोई एसेट नहीं है जो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन आपको दे सकता है। लेट्स से आप 26 ईयर्स के लिए नहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको ड्रॉप डाउन करके अगर आप 15 ईयर्स के लिए भी करते हैं, तो भी आपका फंड रैपिडली इंक्रीज होके 36 टाइम्स जाएगा। तो अगर 36 टाइम्स की जगह पे 520 गुना आपको अपने फंड को मल्टीप्लाई करना है, तो देन एवरीथिंग गोज इन टाइम। ठीक है, 15 ईयर्स को आप फंड विड्रॉ करेंगे, और वहाँ पे अगर आप
26 साल के बाद इस फंड को विड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि 5.2 करोड़ रुपीस के आसपास आपका फंड बन गया होगा। ऐसा नहीं है बीच में आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, ये तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता ही है। पर लमसम वो एक बहुत बेहतरीन सा टाइम होता है जब मार्केट आपको डिप दे रहा हो, तब आप लमसम किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर लमसम करने के लिए एक दो चीज़ आपको याद रखना होगा कि फ़ंड चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और वो फंड एक बहुत ही ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, तो ही आप उस फंड में लमसम कीजिएगा। सबसे पहला बात कि आपका फंड बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्सट्रीमली इट शुड बी गुड। सेकेंड कि अगर आप सिर्फ ब्लू चिप में लमसम करेंगे तो आपका ज़रूरी नहीं है कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा भाग रहा हो तो वो ब्लू चिप कंपनीज भागेंगी, पर जब मार्केट में करेक्शन होती है तो ब्लू चिप कंपनीज में भी करेक्शन होती है। और ऐसा नहीं है, जब आप नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ करेक्शंस को नंबर ऑफ टाइम ऑफ मार्केट के बुल रन को कंपेयर करेंगे तो बुल रन ज़्यादा होता है मार्केट में करेक्शन के प्रति। जितना ज़्यादा करेक्शन होता है उतना ज़्यादा बुल रन होता है। तो ये सेकेंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट कि आपको फंड बेहतरीन चुनना है। सेकेंड पॉइंट कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू चिप फंड्स नहीं चुनने हैं अगर आपका होरिजन बहुत लंबा है, 25-26 ईयर्स का होरिजन है तो। और सबसे बड़ी बात है कि पैसा बनता है इन सब तरीके से लॉन्ग टर्म में। तो आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए एक बेहतरीन से फंड में, और आप बार बार उसको विड्रॉ निकालने की गलती मत कीजिए। आप उसको एक बार 1 लाख रुपए डाल के देख लेंगे। एक हम लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया है, 26 ईयर्स में आपके पास 5.2 करोड़ रुपीज़ के आसपास होगा। खैर ये सारी चीज़ें हैं, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल हो जाता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए अभी आप कैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आगे चल के कैसा परफॉर्म करेगा वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। पर जिस फंड ने ऑलरेडी 20 ईयर्स के आसपास का टेन्योर कंप्लीट किया है उस फंड में एक लेजिटमेंट फीलिंग्स आ जाती है। खैर अगर स्मॉल कैप और मिड कैप कम फंड्स को आप चूज़ कर रहे हैं, टाइम होरिजन आपका बहुत लंबा है, 10 साल 12 साल 15 साल से ज़्यादा का है, तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप फंड को ही चूज़ करना चाहिए और वहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न बन सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब तक आप इन्वेस्ट कीजिएगा, जब आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, पढ़िएगा इन सब चीज़ों के बारे में, तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। तो मेक श्योर कि आप अपना टाइम भी दीजिए किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में समझने के लिए, सीखने के लिए। आप उसको टाइम दीजिए, थोड़ा सा उसको एनालाइज कीजिए कि उसके पास का क्या रिकॉर्ड है, किन किन शेयर्स को उसने पिक किया है, ऑन विच सेक्टर दे आर हैवी। तो इन सब सारी चीज़ों को कंपेयर करने के बाद, एक म्यूचुअल फंड को कंपेयर करने के बाद आप डिसीजन लीजिएगा। ये तीनों के तीनों म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से थे। ये मुझे SBI के बेस्ट फंड्स लगे इसलिए हम आपके साथ शेयर कर दिए। पहला था SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट फंड, दूसरा था SBI मैग्नम मिड कैप फंड, तीसरा था SBI स्मॉल कैप फंड। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल होगा तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और आपके पास कोई सा भी सजेशन है इस शेयर मार्केट से रिलेटेड या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो आप अपने सजेशंस को फील फ्री टू ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। हर एक क्वेरी, हर एक क्वेश्चंस का रिप्लाई देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। और या इसी तरह के बहुत सारे वैल्यूएबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेके आएंगे, सीरीज ऑफ कंटेंट्स लेके आएंगे। थोड़ा सा किसी सब चीज़ों में हम इंगेज थे तो आपको रेगुलर वीडियोस तो मिल रहा है, पर 1-2 मिल रहा है, पर हम इसकी फ्रिक्वेंसीज भी इंक्रीज़ करेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कंटेंट इस चैनल पर देखने को मिलेगा ताकि आप हमेशा अवेयर रहें। फाइनेंस में क्या है ना, जितना ज़्यादा आप अवेयर रहेंगे उतना ज़्यादा आप लुफ्त उठा पाएंगे अपने रिटर्न्स का। तो अवेयर रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ा थोड़ा सा आप मार्केट को एनालाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, न्यूज़ पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, अपना हार्ड अर्न मनी। तो जब आप पैसा लगा सकते हैं तो उसके बारे में पॉजिटिव सोच भी सकते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा काम भी कर सकते हैं। ये तीनों फंड्स बेहतरीन थे, पर बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। हम एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है, तो हम रिकमेंड नहीं करना चाहते किसी भी फंड को। जिस तरीके से हम स्टडी कर रहे हैं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप भी स्टडी करके अपने कमेंट सेक्शन में अपने राय को दे सकते हैं। हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ अपने नॉलेज, अपने थॉट प्रोसेस को शेयर करेंगे और वो एक हम लोग के लिए हेल्दी कन्वर्सेशन बनेगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।